सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं पूना से डॉक्टर प्रकाश जी बड़जात्या। आप जो हैं वो इंजीनियर जैन इंजीनियर सोसाइटी पुणे से जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे इस पे एक टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। जो सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है या किस तरीके से कर सकते हैं, इस संदर्भ में वे हमें हमसे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है आदरणीय हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताइए कि ये धार्मिक और सामाजिक संस्थानों का जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको कैसे समझाएंगे लोगों को, किस तरीके से, क्या बात है ये? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए कल्पित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका जो एक प्रश्न है कि धार्मिक सामाजिक संस्थानों के डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है और क्यों जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारे देश में सभी धर्मों के कई धार्मिक मंदिर पूजा स्थल हैं और ये कई सदियों से हैं, कई प्राचीन हैं, कई नए हैं। अभी तक इनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में परिस्थितियों के कारण जो मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े हो रहे हैं, जगह जगह पर आक्रमण हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो शासन है या प्रशासन है वह भी काफ़ी गंभीर हो गया है। इसके लिए अब उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है कि जो भी धार्मिक स्थल या धार्मिक संस्था अपना जो क्लेम करती है कि ये हमारा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है या जो भी है धार्मिक स्थल है, तो उसके क्या डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध हैं? हाँ, जब मतलब विवाद की स्थिति आती है तो सरकार जो है कागजों की मांग करती है जांच के हिसाब से। जैसे कि यदि आप किसी मकान में रह रहे हैं, वो आपका मकान है, आप ये बोलते हैं मेरा मकान है, तो उसके लिए आप क्या प्रूफ देते हैं? तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं जो रजिस्टर्ड हैं किसी भी संस्था के द्वारा, शासकीय अधिकारियों के द्वारा। इसी तरह से हमारे जो धार्मिक स्थल भी हैं उसके लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम हमारे धार्मिक स्थलों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी मालकियत के जो कागज़ है, वो हम उसको बताएं, तो उसका संरक्षण करें। तो अभी क्या जो वर्तमान में अभी जो प्राचीन है और जो अभी बन रहे हैं, तो आपके जानकारी के अनुसार क्या है, मतलब क्या इसके? हमारी जानकारी के अनुसार, चूँकि हमारी जो पारंपरिक सनातन संस्कृति है, परंपराएं काफ़ी प्राचीन है, हजारों वर्ष पहले से है, तो हमारे काफ़ी प्राचीन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, हिंदुओं के, सनातनों के, जैनियों के, ऐसे हमारे देश के अंदर है। लेकिन अभी साधारणतः ये देखा गया है कि उनके पास अपने कोई हिस्सा सिद्ध करने के, मालकियत सिद्ध करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है या जैन श्रमण संस्कृति है, ये अर्वाचीन है और काफ़ी वर्षों से है। उस समय हमारे जो मंदिर या धार्मिक स्थलों की रख रखाव के लिए या उनके संचालन के लिए उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो कोई भी एक जगह या एक भूमि का दान दे देते थे कि भाई आप इनसे जो आय होगी उससे अपना खर्चा चलाइए। तो ये एक व्यवस्था थी। अब हुई उस व्यवस्था का कोई, लेकिन अधिकतर वो सब एक वर्बल हुआ करता था, मौखिक हुआ करता था, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसीलिए आज जो हमें जो पता लगा पीढ़ियों से चली आ रही है, तो इसीलिए अभी आज महत्वपूर्ण हो गया है कि हम कम से कम फिर से हम देखें कि हमारे पास कुछ कागजात हैं या नहीं है, और नहीं है तो उसके लिए क्या उसका रास्ता हो सकता है। इसी के ऊपर ये एक डॉक्यूमेंटेशन का महत्व बढ़ गया है। तो जो आपकी संस्था है जैन इंजीनियर सोसाइटी जो है, वो इसमें किस प्रकार से लोगों का मदद कर सकती है, सामाजिक संस्थाओं की, धार्मिक संस्थाओं की? तो अभी तक जो मैं आपको बात कर रहा था वो सभी धर्मों के लिए प्रयुक्त थी, चाहे वो सनातन के हो, धार्मिक हिंदुओं के हो या जैनियों के हो।
अभी मैं थोड़ा सा मुद्दा क्यों, चूँकि मैं जैन इंजीनियर सोसाइटी से जी लगभग हम उस पे आते हैं, उसके पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट में अगर इसका इंट्रोडक्शन हो जाए इस सोसाइटी का। तो देखिए, जैन इंजीनियर सोसाइटी ये एक दूसरे जो सोशल ग्रुप्स रहते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। अच्छा। उसका कारण है कि हमारा एक उद्देश्य है कि जैन इंजीनियर्स, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, ये सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि सिर्फ हमारे आमोद प्रमोद या मनोरंजन के ही कार्य न करते हुए कुछ टेक्निकल या कुछ है जो अपने देश के समाज के हित में हो वो काम करें। मतलब इसमें सभी संप्रदाय जैनियों के चारों संप्रदायों के व्यक्ति इसके सदस्य हैं। अच्छा। पूरे देश में इसके लगभग 30 ब्रांचेस है। अच्छा। हमारे प्रकोष्ठ जिसको हम बोलते हैं, सेंटर्स हैं, और लगभग तो 3000 सदस्य हैं इसके। तो हमारा जो उद्देश्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कुछ टेक्निकल चीज़ें, जैसे उदाहरण के लिए हमने कई सुझाव केंद्र सरकार को दिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दिए, और वो काफ़ी सराहा गए और उनका इम्प्लीमेंट किया गया। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जैसे पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो आप मार्क करते होंगे कि कई बार वो 000 बोलता है, तो 000 यदि हम आता है तो वो 0 नहीं है एक्चुअली। अच्छा। टेक्निकली उसका 0 जब माना जाता है तब वो 8 अंक आते हैं, दैट इज़ द करेक्ट 0। तो यदि आपको करेक्ट 8 तक नहीं बताया तो इसका मतलब पहले से कोई रीडिंग है और आपको वो एक तरह से चीट कर सकते हैं। ऐसे कई टेक्निकल हमने सुझाव दिए। जैसे आपको पता होगा कि कुछ समय पहले इंडियन रेलवेज में वो थर्ड रेल साइड बर्थ में भी एक तीसरी बर्थ बनाई गई थी, और वो काफ़ी असुविधाजनक थी और नॉन टेक्निकल थी। तो उसके लिए हमने केंद्र सरकार को हमारा सुझाव भेजा, उन्होंने मान्य किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। ऐसे और भी कई सुझाव हैं कि जो तो आपका जो ये जैन इंजीनियर सोसाइटी की जो संस्था है, ये डॉक्यूमेंटाइजेशन को करने में किस प्रकार से मदद करेगी? हाँ, तो ये जो हमारा मुद्दा क्यों उठा है, इसके पहले मैं बताऊँगा कि ये क्यों उठा। तो क्या हो रहा है कि जैसे सभी को पता होगा कि हमारे गिरनार जी, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है, वो एक हिंदुओं ने अनाधिकृत रूप से ले रखा है। उस पर वो अभी इस पे भी हो रहा है, शिखर जी पे, मृत्युंजय शिखर जी पर भी उसको पर्यावरण के नाम पर, पर्यटक नाम पर उसको ले रहे थे। खजुराहो का भी जो हमारे प्राचीन जैन मंदिर हैं वो भी एक पर्यटन के नाम पर वो गवर्नमेंट लेने की प्रयास कर रही है। उसके अलावा इंदौर में जो गोमड़गिरी विवाद चल रहा है, जो इंदौर के लोग ये जानते हैं उसको, कि गोमड़गिरी हमारा कई 30-40-50 वर्षों से हमारा केंद्र था, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे धर्म के जो लोग हैं वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसी हिसाब से उज्जैन का अतिक्रमण में क्या है, समाज की गलती है क्या, या सामने वाला पक्ष ही इसमें खराब है? मतलब नहीं, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, समाज की। इसमें ये मैं कहूँगा कि उदासीनता है कि उन्होंने उस समय जब वो जो भी जगह दी थी या जो उन्होंने भी दी थी, उस समय उसके हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार किए, या उनसे डॉक्यूमेंट्स कुछ मौखिक रूप से दिया गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया और उसके हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए, तो उसके लिए अभी वो समस्या आ रही है। मतलब ये कहने का है कि हजारों करोड़ की संपत्ति है और उसका हमारे पास कोई कागज नहीं है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो इसी के लिए हम एक पूरे देश के अंदर जन जागरूकता निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये एक उद्देश्य है। तो इसको मतलब क्या सिर्फ कागज तक सीमित है, या इसमें आप और भी कुछ? नहीं, इसका जो उद्देश्य, पहला जो चरण इसका रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम जब क्लेम कर रहे हैं कोई भी मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है, जो भी, उसके हमारे पास कोई कागजात हैं या नहीं। हमसे मतलब आपसे, हमारे से हैं या लोकल समाज से? संस्था के पास जो संस्था है या जो मंदिर है उनके पास उसके कोई कागज हैं कि नहीं है जी। ये पहला, एक बार वो चेक भी कर ले, और दूसरा ऐसा ना हो कि जब अतिक्रमण हो, जब हमारी आँख खुले, मतलब हाँ, तो हम उसको देखें कि हमारे पास कुछ कागजात हैं कि नहीं। यदि वो कागजात हैं तो उसके अनुसार उसको हम रेगुलराइजेशन, कि उस कागज़ के अनुसार हमारी जो संपत्ति है या कुछ क्षेत्रफल है या एरिया है, उसके हिसाब से कम है या ज़्यादा है, क्या है। नहीं तो हम उसको फिर से सर्वे कराएं और उसको फिर से जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर उसकी एंट्री करवाएं। ये एक दूसरा मुद्दा है। तो इस तरीके से उसका तीसरा जो है चरण है वो रहेगा फिर डिजिटाइजेशन, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट बोल रही है डिजिटल इंडिया, जो गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार जिसके ऊपर काम कर रही है,
तो वो जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन के बाद वो सुरक्षित रहेंगे, वह पूरे सुरक्षित रहकर एक पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड रहेंगे कि हर कोई इसको नहीं देख पाएगा। लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी, जो हम किसी संस्था को, शासकीय मतलब जो अथॉरिटी यदि मांगेगी तभी हम उसको दे पाएंगे, दे सकते हैं। इस तरीके से तीसरा जो चरण है वो है डिजिटाइजेशन का। तो जो स्थानीय समाज या जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो इस आपके संगठन से संपर्क करेगी तो आप ये काम करवाएंगे या आप उनको सलाह देंगे, गाइडेंस देंगे, क्या है? नहीं, हमारा उद्देश्य काम करने का तो है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य वो रहेगा, रोल वो रहेगा सलाहकार के रूप में। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ जागरूकता से जागरूक होकर वो देखें कि हमारे पास कुछ कागज़ हैं या नहीं है, यदि हैं तो हम रेगुलेशन करें, रेगुलेशन बराबर होता है डिजिटाइजेशन करें। इस तरीके से हम उनको सहायता कर सकें और उन्हें हमें यदि मदद लगे तो हम उसके लिए भी हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सब काम करने का विचार आपकी संस्था को कैसे आया? मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो इसी के लिए हम जैन इंजीनियर सोसाइटी हर वर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन करता है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक थीम ली जाती है, एक विषय लिया जाता है। तो सन 2021 का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन केवड़िया में हुआ था, तब हमारा थीम, जो उद्देश्य यही था कि हमारी जो धार्मिक पूजन स्थल है उन सबका डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन, और साथ ही साथ एक और जो मुद्दा है उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये हमने विषय लिया था। इसके ऊपर चर्चा हुई थी। चर्चा होने के पश्चात सन 2022 में एक राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया, कमेटी का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। उसके डॉक्टर संदीप संचेती, जो राजकोट विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, काफ़ी विद्वान हैं, वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे। और मेरे ऊपर, मैं डॉक्टर प्रकाश बड़जात्या पूना से हूँ और मुझे उसके सेक्रेटरी पद का जिम्मेदारी दी गई थी। मेरे साथ इंजीनियर सुनील कटारिया हैं, वो एक संयुक्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इस तरीके से और अन्य सदस्य, 5 सदस्य, इस तरह से लोकल 8 सदस्य इस कमेटी के सदस्य हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। ये जो आपने अभी एक शब्द बोला, टेक्निकल अपग्रेडेशन, करेक्ट, इसको थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए, क्या है कि हमारे जो संस्थाएं, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, ऐसा देखा गया है कि साधारणतः इन सब के लोग काफ़ी पुराने विचार, मतलब पुराने समय के बुजुर्ग रहे हैं और उनको आज की टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, इसका महत्व क्या है। क्योंकि हमारी ये राष्ट्रीय संस्था है, तो हम चाहते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी, ये राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय? ये अंतर्राष्ट्रीय, एक्चुअली इसके देश के बाहर भी कुछ शाखाएं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके माध्यम से आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरीके से हम हमारे मंदिरों की एक तो इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं। कुछ उदाहरण दे के बताएं कभी आप। हाँ, उदाहरण इसका ऐसा है कि जैसे एक सीसीटीवी, अभी सीसीटीवी कैमरा मंदिर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अधिकांशतः मंदिरों में ये आज नहीं है। दूसरा है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अभी हम ये सोचते हैं हमारे कि शायद ही मुझे जहाँ तक पता है, मुश्किल से 8 या 10% मंदिरों में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होंगे, नहीं तो सब कहीं सामाजिक जगह है, यहाँ पे पब्लिक कोई इसका ध्यान भी नहीं रखता। लेकिन चांसेस तो हैं कि है। कभी भी आग लग सकती है, तो उसके लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना जरूरी है। साथ ही एक और जो मुद्दा है वो लाइटनिंग अरेस्टर। अभी हमारे मंदिर जनरली शिखर वाले होते हैं, ऊंचे स्थानों पर होते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो प्राकृतिक बिजली गिरती है तो बिजली हो सकता है शिखर पर गिरे और मंदिर का क्षति हो। उससे बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, उससे कि जो वर्षा का पानी है वो संचय करके शुद्ध पानी से हम उपयोग करते हैं अभिषेक वगैरह के लिए। एक तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने यहाँ की जो बिजली बचत करने के लिए, एनर्जी हमारे देश में कम है, उसके लिए हम एलईडी का यदि उपयोग करें सब मंदिरों में तो उससे हम अपना खर्चा बचा सकते हैं। उस एलईडी के साथ साथ यदि हम सोलर का भी लगा देते हैं, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं जनरली बिजली के मामले में आत्मनिर्भर तो उनकी छतें उपलब्ध हैं, तो उनके ऊपर यदि हम सोलर लगा दें तो उससे जो ऊर्जा जो पैदा होगी, बिजली जो पैदा होगी, तो उससे एक तो मंदिर का खर्चा बच जाएगा, दूसरा इतनी बिजली, क्योंकि छतें काफ़ी बड़ी है, उससे इतनी बिजली पैदा होगी जब हम वापस गवर्नमेंट को बेचते हैं तो उससे हमें
आय कुछ का भी खास साधन रहेगा। हो जाएगा। साथ ही साथ एक मुख्यपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दा ये, इससे जो सोलर से जो बिजली पैदा होगी वह अहिंसक बिजली होगी। अभी आप प्रश्न पूछेंगे अहिंसक बिजली क्या होती है, तो देखिए अभी तक जो बिजली पैदा होती है, चाहे वो थर्मल हो, एटॉमिक एनर्जी से हो, या डीजल जन इससे जल हो, विद्युत वाली जो इन सब में जीव हिंसा होती है, क्योंकि इसमें पानी का उपयोग होता है और पानी को हम एक इंद्रिय जीव मानते हैं, तो इसमें उसका जो कंजप्शन होता है तो उसमें हिंसा होती है। जबकि सोलर से जो पैदा होगी बिजली वह अहिंसक बिजली होगी। इस तरीके से हम हमारे मूल सिद्धांत, जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है अहिंसा, उसको भी हम पालन कर पाएंगे। ये जो आपकी संस्था है ये और भी किसी क्षेत्र में काम कर रही है? देखिए इसके अलावा जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए, तो इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अजय आप समझो आप किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं और उस मंदिर से आप बचपन से जुड़े हैं, आपको उसके प्रति श्रद्धा है, और लेकिन आप अपने नौकरी के लिए विदेशों चले गए और आपको वहाँ का अभिषेक देखने की इच्छा है, रोज आप आपको देखना चाहते हैं, तो यदि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, अपने यहाँ पर उसकी सुविधा करते हैं, तो वो व्यक्ति अमेरिका में रहकर भी उसके अभिषेक पूजन देख सकता है। जिससे क्या वेबसाइट पे लाइव करने का, वेबसाइट पे लाइव हो सकता है। और साथ ही साथ मंदिर को ये फायदा होगा कि वो आदमी को यदि श्रद्धा होगी तो आपको दान दे सकता है ऑनलाइन। तो इस तरह ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल है, उसकी भावनाएं भी पूरी हो रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट या ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन दर्शन, ये जो सुविधा है, मतलब आपकी जो संस्था है ये सामाजिक संस्था है, जो भी धार्मिक संस्था है उसको आप ये इंटरनेट फ्रेंडली बना रहे हैं। वेरी करेक्ट। तो IoT फ्रेंडली हम बनाना चाहते हैं ताकि इसका उपयोग सभी को हो सके और मंदिर को भी उसका फायदा हो सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और कुछ आप दर्शकों को बताना चाहें आपकी संस्था के बारे में? हमारी संस्था अभी जैसे कई हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है कि जो इंजीनियर बन जाते हैं वो विदेश चले जाते हैं, तो कई क्या आपसे मतलब कांटेक्ट में है कई साथी? कई कांटेक्ट में है, और या कोई और जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है आपकी संस्था से? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उन सबका स्वागत है। मेरा एक तो हमारी वेबसाइट भी है, जैन इंजीनियर सोसाइटी की वेबसाइट है, तो उस पर भी वो जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। ग्लोबली हमारा रजिस्ट्रेशन अब काफ़ी मेंबर्स हैं उसके ग्लोबली, उससे कर सकते हैं। या जिनको ज़्यादा कोई आपको जैसे कोई इंजीनियर सी है या कोई इस प्रकार से पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आपको कैसे सहयोग कर सकते हैं इस काम में आपके? हमारे कई प्रोजेक्ट्स हमारी चलती है, इको फ्रेंडलीनेस के ऊपर है, स्मार्ट लाइटिंग है, स्मार्ट हाउसिंग है, तीर्थ क्षेत्र सुरक्षा है। जैसे अभी हमारा इस वर्ष का जो थीम था, जो कि भोपाल में अधिवेशन हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, फिलहाल 19 नवंबर को, उसका जो थीम था कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरीके से हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को उपयोग करके। तो जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, तो इसमें भी हम उनकी सभी लोगों की सहायता करते हैं और उसके बारे में काफ़ी जानकारीपूर्ण सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अरेंज करते हैं। तो देखा आपने कि एक ऐसा सामाजिक संगठन जिसमें सभी जैन संप्रदाय के सभी जो अंग हैं वो सम्मिलित है, और वो एक अपनी जो तकनीक है उसका उपयोग समाज के और देश के विकास के लिए कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय श्री प्रकाश जी बड़जात्या का नंबर और उनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जो भी इनसे सेवाओं के संबंध में या इनकी सहायता के संबंध में अगर संपर्क करना चाहे तो आप वहाँ पे उससे संपर्क बना सकते हैं। मेरा नंबर मैं देना चाहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9850630326 और मेरा ईमेल एड्रेस है p4prakash PBARJATIA@gmail.com। मोबाइल नंबर फिर रिपीट करता हूँ 9850630326। तो सभी जो भी इस कार्य में रुचि लेना चाहें या कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उन सबका स्वागत है, और हमें जानकारी देने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा है जन जागरूकता पैदा करना। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स लें या कुछ करें। हमारा इसके ऊपर एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, प्रारूप है, उस फॉर्मेट में आप सिर्फ जानकारी भर के दें तो हम उसके बारे में हमारी एक्सपर्ट कमेटी है, उससे चर्चा करके आपको और आगे आप क्या करना चाहते हैं या कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको सुझाव
दे सकते हैं। मतलब आपको देश के जो प्रख्यात इंजीनियर से जो उनकी सेवाएं लगभग निःशुल्क निःशुल्क आपकी संस्था के लिए आपको प्राप्त होगी। जी। तो देखा आपने आज की ये काफ़ी अच्छी जानकारी हमसे शेयर की आदरणीय प्रकाश जी ने। तो जो भी संपर्क करना चाहे वो कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन और किसी वीडियो में हम आगे किसी बात पर चर्चा करेंगे। आप हमसे